हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है क्लास 12 के चैप्टर 5 से अर्थ मैग्नेटिज्म। यस, अर्थ मैग्नेटिज्म। इस वीडियो में हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म को, यानी कि जो भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका ओरिजिन क्या है या फिर उसकी कॉजेज क्या है। हम इन सभी पॉइंट्स को इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टर्म्स यूज्ड इन अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ के मैग्नेटिज्म में जो भी टर्म्स हम यूज करते हैं हम उन सबको यूज करेंगे। ये जो टर्म्स है आपके लिए एग्जाम्स में 2 या 3 मार्क्स की पूछी जाती हैं। ओके, और ये रिपीटिव होती है। ये रिपीटिव का मतलब है कि हर साल कोई ना कोई टर्म जो है वो एग्जाम में जरूर आती है। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास इसका टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये जो वीडियो है आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि प्लीज स्टार्टिंग टू एंड जो है मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। ओके, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू आए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि अर्थ जो है वो कैसे एक मैग्नेट है, हमें कैसे पता चला। आपको पता है 600 बीसी में कुछ शेपर्ड्स होते थे। शेपर्ड्स आपको पता है ना? यस, जो गाय भेड़ों को क्या करते हैं, चराते हैं। तो वो क्या करते थे उस टाइम में, लकड़ी के शूज पहनते थे। यस, लकड़ी के। ओके, क्यों? क्योंकि उस समय जो कंडीशंस थी, जो टेक्निक्स थी वो इतनी डेवलप तो थी नहीं, तो वो क्या करते थे, लकड़ी वाले शूज पहनते थे। और जब वो गाय वगैरह को चराने जाते थे तो उन्हें कुछ फील होता था और वे ऑब्जर्व करते थे कि कुछ दूरी पर या फिर कुछ प्लेसेस पर क्या होता था कि उनके जो शूज हैं वो क्या करते हैं, अर्थ से चिपक जाते थे और उन्हें वहां से फिर चलने में बड़ी दिक्कत होती थी। अब ऐसा क्यों होता था? क्या लकड़ी चिपकेगी क्या? नहीं ना। बेसिकली क्या होता था, जो लकड़ी के शूज होते थे उनके अंदर आयरन नेल्स होती थी। आयरन नेल्स यानी कि कील, और कील किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है। इसका मतलब ये हुआ अर्थ जो है वो क्या करती थी, लोहे वाली चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, यानी कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनको वो अपनी तरफ क्या करती थी, अट्रैक्ट करती थी। ये जो चीज है सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी और ये मैग्नीशिया प्लेस पर ऑब्जर्व की गई थी। और इसी वजह से जो मैग्नेट है उसका नाम भी क्या पड़ा था, मैग्नेट। किसकी वजह से? मैग्नीशिया प्लेस की वजह से। ओके, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ ओरिजिन का। ओरिजिन का मतलब जहां आपको पता चला कि अर्थ भी कुछ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ओके, लेकिन क्यों करती है? क्या अर्थ के अंदर कोई बार मैग्नेट होती है या फिर कोई और अदर शेप की मैग्नेट होती है? होती है क्या? हो सकती है भाई। हमने तो ये पढ़ा है कि अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और जब भी आपके पास टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस समय क्या होता है कि जो भी मैग्नेट होती है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करती है, लूज कर देती है, यानी कि खो देती है। इसका मतलब ये हुआ कि इतना सारा टेम्परेचर है अर्थ के अंदर, तो बहुत टेम्परेचर है, और उसके बाद भी क्या हुआ, मैग्नेटिज्म है। तो कैसे है? तो सिंपल सी बात है, अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट तो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। फिर क्या रीजन है जिसकी वजह से ये कहा गया कि अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म? क्या रीजन है? तो उनको जस्टिफाई करने के लिए बहुत से जियो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, अपने अपने कुछ लॉजिक दिए। किसी एक साइंटिस्ट ने तो ये भी कहा था कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है हमारे पास, है ना, और अर्थ के जो सराउंडिंग एरिया है, जो अर्थ की जो बाउंड्री है, वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होती है। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है, क्यों फ्लो होती है, तो उनके लिए उन्होंने यहाँ पर ये बताया, यहाँ पर अर्थ का जो सराउंडिंग एरिया है वहां से क्या होता है, हवाएं बहती हैं, और ये हवाएं जब यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, सनराइज होता है। तो जब ये एयर जो है इस सन के कांटेक्ट में आती है, यानी कि सन की हीट के कांटेक्ट में आती है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। और जब वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है तो जब वो मूव करती है, जैसे वो यहाँ से उठ रही है हवाएं, और वो कहाँ जाएंगी, या तो इस तरफ जाएंगी या फिर इस तरफ जाएंगी, क्योंकि बेसिकली हमारे पास डायरेक्शन कौन कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जब वो इस तरह से या इस तरह से जाती हैं तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाती हैं।
और उनके इलेक्ट्रीफाइड हो जाने की वजह से क्या होता है भाई, होता तो ये है कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो मूविंग चार्ज की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पर ये रीजन दिया गया कि ये जो हवाएं बह रही है कि ये हवाएं क्या हो रही है, इलेक्ट्रीफाइड हो रही है, और इलेक्ट्रीफाइड होने की वजह से जो अर्थ का जो सरफेस है वहां पर ये क्या करती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। ओके, ऐसे ही कुछ और भी लॉजिक दिए गए थे, मतलब सभी जो जियो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपने लॉजिक यहाँ पर दिए थे। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास कॉजेस भी डिस्कस हो चुके हैं। अब कॉजेस के बाद हम बात करेंगे हाउ अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, कि अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करती है। ओके, तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि जो अर्थ है इसके सरफेस पे क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर हम ला दे तो वो क्या करती है, अर्थ जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, अब अट्रैक्ट कर रही है तो ये बिहेव कर रही है किसकी तरह, मैग्नेट की तरह। बट हाउ, कैसे करेगी ये बिहेव, तो उसके लिए चलिए हम यहाँ पर कुछ टर्म्स को भी साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखिए कि ये जो पोल है हमारे पास, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। ओके, और ये कौन सा पोल है, ज्योग्राफिक साउथ पोल। तो ये जो पोल्स हैं आपके ज्योग्राफिक पोल्स हैं। ओके, तो जब इन ज्योग्राफिक पोल्स को हम किसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलाते हैं तो ये जो लाइन हमें मिलती है, ये जो एक्सिस हमें मिलता है, इसे हम बोलते हैं यहाँ पर ज्योग्राफिक एक्सिस। ओके, ज्योग्राफिक एक्सिस, ये आपकी फर्स्ट टर्म है अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। ओके, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि मैम अब ये तो बताओ कि वो बिहेव कैसे करती है, वो तो आपने बीच में ही छोड़ दिया। देखो बच्चों, मैंने छोड़ा कुछ नहीं है बीच में, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी शांति बनानी पड़ेगी और ध्यान से वीडियो को देखना होगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। ओके, अब हमने ये ज्योमेट्रिक एक्सिस बोल दिया, ये क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल टू ज्योग्राफिक साउथ पोल। ओके, ये स्ट्रेट लाइन है। अब आपने ऑब्जर्व किया कि इस अर्थ पर अगर मान लीजिए मैं कुछ पॉइंट्स ले लूं, कौन कौन से पॉइंट्स लूं, चलो देखो, चलो मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूं और इसको नेम दे दूं P1। ओके, अब इस तरह से मैं यहाँ पर भी एक पॉइंट लूं, इसको नेम दूं P2, और इसके बाद यहाँ एक पॉइंट लूं, इसे नेम दूं मैं यहाँ पर P3, और एक पॉइंट यहाँ लूं P4। मैंने क्या किया है, जो अर्थ का सरफेस है उस पर मैंने 4 पॉइंट्स ले लिए हैं, किसी भी पोजीशन पर हमने अपनी तरफ से ले लिए हैं। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो या यहाँ भी ले सकते हो, आप कहीं पर भी ले सकते हो। ओके, अब इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है वो अंदर भी ले रही हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पॉइंट P5 और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया है P6। अब इन पॉइंट्स पर मैं क्या करूंगी भाई, हमें तो ये चेक करना है कि अर्थ बिहेव करती है या नहीं करती मैग्नेट की तरह। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक निडल लेकर आते हैं। मैग्नेटिक निडल यानी कि मैग्नेटिक कंपास, आप लोगों ने देखा होगा लैब के अंदर की जो शेप होती है इस तरह से राउंड होती है। ओके, राउंड शेप होती है और ये बहुत छोटी होती है साइज के अंदर। इसमें क्या होता है, एक एरो लगा होता है इस तरह से। ये जो एरो है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, निडल होती है, और उस निडल के अंदर 2 एरोज होते हैं, और ये एरो क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम पढ़ते आ रहे थे ना, आज तक हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा है कि अगर हम मैग्नेटिक निडल को कहीं पर भी लेकर जाएं तो वो क्या करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को शिफ्ट कर देती है। राइट, तो ये हो गई हमारे पास मैग्नेटिक निडल। अब इस मैग्नेटिक निडल को हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 बाय 1 इन सारे पॉइंट्स पर, जो हमने कितने पॉइंट्स लिए यहाँ पर 6 पॉइंट्स, इन 6 के 6 पॉइंट्स पर हम 1 बाय 1 जो है निडल को रखते जाते हैं और फिर डायरेक्शन ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन कैसे मिलती है, ये देखिए, ये जो P1 पॉइंट है यहाँ पर हमें इसकी डायरेक्शन ऐसे मिलती है एरोज की। इसका मतलब ये इस तरह से वर्टिकल। ओके, वर्टिकल। ऐसे ही हम P4 पर अगर ऑब्जर्व करें तो हमें इस तरह की डायरेक्शन मिलती है। इसका मतलब जो हमारी मैग्नेटिक निडल है वो कैसी हो गई, यहाँ पर आकर हॉरिजॉन्टल। और सिमिलरली P2 पॉइंट पर हमें मिलती है वर्टिकल, P3 पॉइंट पर भी हमें क्या मिलती है, हॉरिजॉन्टल। ओके, और P5 या P6 अगर हम इन पर भी देखें तो हमें ये इस तरह से मिलती है। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर ऐसे है
और ऐसे ही मैं अगर P6 पर देखूं तो ये मुझे इस तरह से मिल रही है। तो यहां से क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं? कुछ समझ में आ रहा है आपको इन पॉइंट्स को देखकर? बिल्कुल आ रहा होगा। आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जी 2 पॉइंट्स P1 और P2 ये दोनों पॉइंट्स तो ऐसे हैं जहां पर आकर हमारी मैग्नेटिक निडल कैसी हो जाती है? वर्टिकल हो जाती है ना, एकदम स्ट्रेट हो जाती है ऐसे। ओके, लेकिन P3 और P4 ये जो पॉइंट्स है इन पर आकर मैग्नेटिक निडल कैसी हो जाती है? हॉरिजेंटल, है ना, हॉरिजेंटल ऐसे इस डायरेक्शन में हो जाती है। ओके, लेकिन अगर हम अर्थ के अंदर भी कुछ पॉइंट्स पर हम देखें तो कहीं पर मैग्नेटिक निडल इस तरह से होती है या फिर यहाँ पर। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मैग्नेटिक निडल है उसमें हमारे पास डायरेक्शन वो क्या करती है? अलग अलग हमें बताती है। ओके, तो जिन पॉइंट्स पर P1 और P2 यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स लेकर चल रहे हैं, कौन कौन से? P1 एंड P2। यहाँ पर आकर क्या होता है, जो हमारी मैग्नेटिक निडल है वो कैसे हो जाती है? वर्टिकल। ओके, वर्टिकल हो जाती है। और जब हमारी मैग्नेटिक निडल वर्टिकल हो जाती है तो इन पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर कहते हैं क्या? पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट कौन सी है हमारे पास? अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अर्थ को एक मैग्नेट के तौर पर लेके चले, क्यों लेकर चले मैग्नेट के तौर पर? क्योंकि भाई मैग्नेटिक निडल क्या कर रही है? डायरेक्शन बता रही है। और जब वो डायरेक्शन बताती है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट तो हो गया है, लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि इन दोनों पॉइंट्स पर ही क्या हो रहा है? वर्टिकल हो रही है निडल। तो इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? पोल्स कहते हैं। ओके, अर्थ के ये पोल्स हैं। अब कौन कौन से पोल हैं? तो बेसिकली जिस साइड में अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है उस साइड में अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल होता है। ओके, और अगर यहाँ पर साउथ पोल है तो इस साइड में कौन सा पोल हो जाता है? नॉर्थ पोल हो जाता है। किसका? मैग्नेट का। यानी कि आपकी अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, जिसका S पोल ये है और N पोल ये है। अब हम क्या करें? अब हम बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों पोल्स को मिलाया हुआ है, हम इन दोनों पोल्स को भी क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो इनके लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें इस P1 और P2 पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना। और ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है हम इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, ये हो गई है हमारे पास सेकेंड टर्म। जो हम टर्म्स की बात कर रहे थे ना मैग्नेटिज्म के लिए, अर्थ मैग्नेटिज्म की, उसकी सेकेंड टर्म हो गई है मैग्नेटिक एक्सिस। दैट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंट्स मैग्नेटिक साउथ पोल विद मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जो मैग्नेटिक साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों को क्या करती है? कनेक्ट करती है। तो ये हो गई है हमारी सेकेंड टर्म। अब एक बात बताइए, क्या ये जो लाइन है ये आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस और आपने इसको क्या नेम दिया? मैग्नेटिक एक्सिस, क्या ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है या फिर ये कह सके क्या एक ही जगह है ये दोनों? नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल बना हुआ है और जिस एंगल की वैल्यू क्या है हमारे पास? 11.3 डिग्री। यस, ये जो एंगल है आपके पास इन दोनों के बीच में बना हुआ है ये क्या है हमारे पास? 11.3 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और इसका क्या होता है? मैग्नेटिक एक्सिस भी होता है। लेकिन इसका जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है वो ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ 11.3 डिग्री एंगल से क्या होता है? डिक्लाइन होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये हुआ कि अब जैसे हमारे पास ये ज्योग्राफिक एक्सिस है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। ऐसे ही हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन को भी तो एक लाइन कनेक्ट कर रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम यहाँ पर कहेंगे ज्योग्राफिक इक्वेटर। ज्योग्राफिक इक्वेटर ये हमारी थर्ड टर्म हो गई है। ओके, थर्ड टर्म इज ज्योग्राफिक इक्वेटर। दैट मीन्स अ लाइन perpendicular to geographic axis and that connect geographical east to west is called our geographic equator. Okay, अब जैसे आपके पास geographic equator हुआ
वैसे ही अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें, ये हमारे पास जो है P3 एंड P4 पॉइंट्स, इन पर क्या हो रहा है, इन पर जाकर ये हो रहा है कि जो भी आपकी मैग्नेटिक नीडल थी वो कैसी हो जाती है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, कौन कौन से पॉइंट, P3 एंड P4 पॉइंट को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो ये हमारे लिए क्या कहलाएंगी, तो ये मिला देती हूं मैं P3 को किससे, P4 से। ओके, तो ये जो लाइन है मैं इसको क्या कहूंगी, इस एक्सिस को मैं यहाँ पर क्या कहूंगी, मैग्नेटिक इक्वेटर। ओके, तो ये हमारे पास कौन सी टर्म हो गई है, दैट इज अवर फोर्थ टर्म, मैग्नेटिक इक्वेटर। सो मैग्नेटिक इक्वेटर इज द एक्सिस दैट पासेस परपेंडिकुलर, ओके, दैट पासेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस एंड कनेक्ट्स equatorial points P3 and P4 where magnetic needle becomes horizontal. So these axis is called magnetic equator. तो यहाँ पर हम ये 4 टाइप की जो टर्म्स हैं इनको हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आते हैं P5 और P6। ये क्या है, P5 और P6 ये पॉइंट्स हैं हमारे पास कि जो बेसिकली हमारे पास इन 4 पॉइंट्स पर तो क्या होता है, मैग्नेटिक निडल की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, लेकिन इन पॉइंट्स पर क्या होता है, मैग्नेटिक निडल ना तो वर्टिकल होती है ना ही क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल के बीच में कोई ना कोई एंगल बनाती है। ओके, क्योंकि हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, अब हम यहाँ पर चलते हैं द नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, और ये काफी रिपीट होता है एग्जाम में। आप ध्यान से समझिएगा इसे, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। कैसे, अब इस टॉपिक को समझाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी अर्थ ले रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे आपको अलग से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और इस फिगर के अंदर मैशअप भी ना हो। ओके, इस अर्थ में हमारे पास ये जो है, ये कौन सा एक्सिस है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ओके, और उसके बाद साथ साथ में ही यहाँ पर 11.3 डिग्री से मेरे पास एक ये एक्सिस है, और यहाँ पर मेरे पास अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल है, और यहाँ पर मेरे पास कौन सा पोल है, अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ओके, बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मान लो मैं अब आपके सामने ऐसे खड़ी हूँ, मेरे सामने वाली डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ पोल की है, और जो मेरे पीछे वाली डायरेक्शन है वो किसकी है, साउथ पोल की है। इसका मतलब कि मैं यहाँ पर जो खड़ी हूँ तो मेरे पास यहाँ नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। अब मैं क्या करूं, बिल्कुल, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से अपने यहाँ से एक वर्टिकल प्लेन ऐसे ड्रॉ करूं। ओके, एक वर्टिकल प्लेन। अब इसे मैं कैसे रिलेट करती हूँ, जैसे आपके घर पे दरवाजा होता है ना, बिल्कुल होता है। आप एक काम कीजिए, दरवाजे को खोल दीजिए। ओके, दरवाजे को खोलने के बाद जो दरवाजे की जो बाउंड्री होती है, ओके, बाउंड्री होती है जिसमें दरवाजा फिक्स होता है, आप क्या कीजिए, उस जगह पर उसके बीच में जाकर खड़े हो जाइए। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ये देखेंगे कि ऐसे जो गेट की जो बाउंड्री है वो ऐसे आ रही है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मेरा हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया मेरा साउथ पोल, और इन एक्सिस से मेरे पास ये एक वर्टिकल प्लेन जो है ये पास हो रहा है ना। तो एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर इसे कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोज कीजिए कि ये जो है यहाँ पर मेरी लोकेशन है। ओके, मतलब मैं अर्थ पर यहाँ खड़ी हूँ, कहीं भी खड़े हो सकते हैं ना हम। अब मैं क्या करूंगी, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, एक ऐसा प्लेन यहाँ पर ड्रॉ करूंगी जो इन दोनों पोल से भी क्या हो, पास होता हो, यानी ज्योग्राफिकल एक्सिस से भी पास हो सके। तो उसके लिए मैं इस तरह से एक प्लेन जो है वो बनाती हूँ। ओके, ये प्लेन है मेरे पास, और ये इस तरह से प्लेन है। अभी देखो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा और भी बड़ा भी बना सकती हूँ, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इतना समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ज्योग्राफिकल एक्सिस जो है इसके वर्टिकल है। ओके, अब इसका मतलब ये मेरे पास कौन सा मेरिडियन हो गया है, ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको नेम देंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। It is a vertical plane, okay, vertical plane that passes through geographical axis.
अब जैसे ये ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास हो रहा है, ऐसे ही मैग्नेटिक एक्सिस से भी तो कोई ना कोई प्लेन पास हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था गेट वाला, आप वहां पे जाके खड़े हो जाओ, एक बार देखो, बिल्कुल आप गेट वाली पोजीशन पर खड़े हो। अब आपने क्या किया, ये जो वर्टिकल प्लेन आपने ड्रॉ किया था, आपने इसको क्या बताया, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्यों, क्योंकि आपका ये जो एक्सिस है ये कौन सा है, नॉर्थ और साउथ वाला। अब हमारे पास ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, तो मैग्नेटिक एक्सिस कहाँ होगा, 11.3 है ना, 11.3 डिग्री के एंगल पर होगा। तो ये मैंने 11.3 डिग्री का एंगल बना दिया। अब कैसे बनाया, जो गेट यहाँ पर था मैंने उसको ऐसे खोल दिया। ओके, अगर मैंने गेट को ऐसे खोला है तो ये जो एंगल है मेरे पास कितना हो गया है, 11.3 डिग्री। और अब मैं क्या करूं, ये मेरा मैग्नेटिक एक्सिस है, इधर है ना, ये वाला मेरा मैग्नेटिक एक्सिस है। अब मैं क्या करूं, एक वर्टिकल प्लेन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दूं। ओके, एक मेरा यहाँ से वर्टिकल प्लेन हो रखा है, एक मैं यहाँ से कर रही हूँ। ये तो हो गया मेरे पास ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये मेरे पास कौन सा हुआ फिर, मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, तो इसका मतलब ज्योग्राफिक मेरिडियन ये और मैग्नेटिक मेरिडियन ये। तो मेरे पास जो 6th टर्म मुझे मिल जाती है, और उस 6th टर्म को मैं यहाँ पर क्या नेम दूंगी, मैग्नेटिक मेरिडियन। और मैं उसे ड्रॉ कैसे करूंगी, तो ये देखिए हम यहाँ खड़े हैं, है ना, मेरी पोजीशन तो ये थी। अब मैं इस पोजीशन से क्या कर रही हूँ, ये ऐसे सीधा वर्टिकल प्लेन करना चाहती हूँ, वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करना चाहती हूँ। तो मैं यहां से इस पॉइंट तक लेके आऊंगी इसको। ओके, और फिर उसके बाद ये मेरे पास ये मैग्नेटिक एक्सिस है, और मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूंगी, राइट। तो ये जो हमें शेप मिल रही है, ये किस तरह की शेप मिल रही है, जरा ध्यान से देखो। इसको आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, ये आपको कौन सी शेप मिल रही है, बिल्कुल जी वही शेप मिल रही है कि अभी हम जो दरवाजा खोलने वाली बात कर रहे थे, कि एक तरीके से हम यहाँ पर इस तरह से खड़े हैं, ये हमारी बाउंड्री है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक दरवाजा जो है वो ऐसे खोल दिया है। तो ये इस तरह की शेप मिल रही है ना। ये आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, जैसे आपकी कोई कॉपी होती है ना, कॉपी को थोड़ा सा खोल के रख दो तो वो इस तरह की आपको दिखाई देगी। ओके, यहाँ पर ये वाला जो प्लेन होता है इसको मैं बोलती हूँ ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और इस प्लेन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और मैग्नेटिक मेरिडियन है, क्या ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है या फिर कुछ इनके बीच में एंगल है। देखो यहाँ था ज्योग्राफिक मेरिडियन, यहाँ है मैग्नेटिक मेरिडियन, क्या इनके बीच में कोई एंगल है, बिल्कुल है ना भाई, ये वाला एंगल है, बिल्कुल है। इसे आप क्या कहेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पर अभी तक हमने टर्म्स समझ ली है, कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे किसकी, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म की। तो उसको हम क्लियर करते हैं, एलिमेंट्स। ओके, तो एलिमेंट्स में अब कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल है। ये जो एंगल है ना यहाँ पर, ये देखो इन दोनों के बीच का एंगल है। इस एंगल को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं किससे, फाई से। ओके, और जो फाई होता है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है अर्थ के मैग्नेटिज्म का, और इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, और ये क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, ये जो एंगल होता है इसकी वैल्यू डिफरेंट लोकेशन पर क्या होती है, डिफरेंट होती है ना, कांस्टेंट नहीं होती है, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग होती है। और बेसिकली जो फाई होता है इसकी वैल्यू 0 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होती है। ओके, ये इसकी वैल्यू हो गई है। तो फर्स्ट एलिमेंट तो हमने डिस्कस कर लिया। अब फर्स्ट एलिमेंट के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। नेक्स्ट एलिमेंट में हम एक काम करते हैं, क्या, अभी हमने यहाँ पर क्या बताया कि ये वाला जो आपका वर्टिकल प्लेन है ये आपका कौन सा है, मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। इसका
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक निडल को रखो तो वो किसकी डायरेक्शन बताएगी? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे हम यहाँ पर ये बात कहते हैं इसके लिए, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस है ना, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। ठीक है, अगर हम बीच में यहाँ पर कहीं पर मैग्नेटिक निडल को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो वो कहाँ डायरेक्शन बताएगी? इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस तरह से एक मैग्नेटिक निडल को रख देते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है। तो ये हम इस तरह से देख रहे हैं। ओके, ये मैग्नेटिक निडल जो है हमने यहाँ पर रख दी है। ओके, ये वो पॉइंट है जहां से ये पाइवोटेड होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन में अपने आप को मैनेज कर देती है ना। और जब वो मैनेज कर देती है तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ना। अगर आप इसको एक रेक्टेंगल से कंपेयर करो, रेक्टेंगल क्यों वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम इसे एक रेक्टेंगल से यहाँ पर कंपेयर करें, लाइक ए पैरेललोग्राम, ओके, पैरेललोग्राम से कंपेयर करें तो ये हमारा क्या है? डायगोनल है। और जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम में वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टेंट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं। और वो क्या क्या होंगे हमारे पास जी? एक तो ये होगा हमारे पास, ये होगा हमारे लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? वी एच से। ओके, और उसके साथ साथ ही एक ये होगा जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी वी से। और ये क्या होगा हमारे लिए? वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि ये जो मैग्नेटिक निडल है इस तरह से बैलेंस हो जाती है, इस तरह से अरेंज हो जाती है, तो यहाँ पर ये क्या करती है? कोई ना कोई एंगल बनाती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट फील्ड है और जो हॉरिजॉन्टल फील्ड है इनके बीच में कोई ना कोई एंगल होता है और इस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड एलिमेंट थीटा, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। यस, एंगल ऑफ डिप। और ये जो एंगल है किस किस के बीच में होता है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा सेकेंड एलिमेंट हो गया। ओके, अब यहां पर आपको ये तो बता दिया है कि एंगल ऑफ डिप किस किस के बीच में होता है? रिजल्टेंट फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड के बीच में। ओके, और इसकी जो वैल्यू है वो भी अलग अलग होती है। कैसे होती है? अगर हम यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स की बात करें जो कि हमारे लिए क्या है? पोल्स। ओके, अगर हम यहाँ पर पोल्स की बात करें तो पोल्स पे हमारी जो मैग्नेटिक निडल है वो कैसी हो जाती है? याद कीजिए, बिल्कुल कैसी बताई थी हमने? वर्टिकल हो जाती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 90 डिग्री है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास है तो रिजल्टेंट फील्ड आपके पास कितने डिग्री एंगल पर हो जाता है? एकदम 90 डिग्री पर, जो कि कहाँ पे होता है? पोल्स पे। ओके, अगर अब हम पोल्स के साथ साथ इक्वेटर पॉइंट्स की भी बात करें, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वहां पर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ होता है और मैग्नेटिक निडल भी कैसी हो जाती है? खुद भी हॉरिजॉन्टल हो जाती है। इसका मतलब दोनों कैसी डायरेक्शन में होते हैं? सेम डायरेक्शन में। और जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उस समय थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास? 0 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड एलिमेंट एंगल ऑफ डिप। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है? बी एच यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं? इनको नेम दे देते हैं। लाइक मैंने इसे नेम दे दिया O, इसको मैं यहाँ पर दे रही हूँ A और इसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ B। ओके, अब ये थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा? थीटा ही होगा। वाई? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। और जब ये अल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे पास और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, दैट मीन्स एक रेक्टेंगल के अंदर भी ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल रहा है। कौन सा? ट्रायंगल OAB। तो हम यहाँ पर इस ट्रायंगल OAB को लेकर चलेंगे। ओके, अब हमारे पास थर्ड एलिमेंट है BH, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। We were discussing the triangle, right angle triangle OAB. Okay,
OAB triangle. Okay, this is our OAB triangle where this angle is theta and this is of 90-degree angle. OAB. This side represent direction of resultant magnetic field B. This direction represent horizontal component of magnetic field BH and this represent vertical component of magnetic field BV. ओके, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप क्या मुझे cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्या होगी? cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस क्या है यहाँ पर? AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है? OA. AB की वैल्यू क्या है? AB जो बेस को रिप्रेजेंट कर रही है वो ये वाली डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? BH. और इसी तरह से OA ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि B. तो अगर आप इसे यहाँ पर सॉल्व करें तो आपके पास BH की वैल्यू आपको क्या मिलती है? B cos थीटा. ये हो गया है जी आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आवर फर्स्ट स्टेटमेंट. ओके, अब इसी तरह से हम यहाँ पर साइन थीटा को कैलकुलेट करें तो साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर क्या है? OB और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? OA. OB की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को, BV को, और OA ये रिजल्टेंट को यानी कि B को. तो फाइनली आपके पास B वर्टिकल कंपोनेंट क्या मिला है आपको? B इंटू साइन थीटा. ये हो गया है हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2. तो यहां से आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिल गया है और वर्टिकल कंपोनेंट भी मिल गया है. अगर हम यहाँ पर सम करें किसका? स्क्वायर्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2. दैट मीन्स इक्वेशन 1 को स्क्वायर करो, 2 को स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो. तो यहाँ पर क्या है? BH स्क्वायर प्लस ऐड कर रहे हैं B स्क्वायर को. दिस इज B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड दैट इज B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. B स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या मिला? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. और ये हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1. सो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर. यहां से आप चाहो तो आप अपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो. क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर. ओके, तो इस तरह से आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है और B की वैल्यू मालूम होने पर आप BH की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो. बस आपके पास क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए. अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये BH से कितने एंगल पर है ना? कितने एंगल पर है? यानी कि जी ये थीटा एंगल पर है. ओके, और क्या डायरेक्शन में है? तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. किसको डिवाइड करते हैं? इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से. डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 वी गेट BV अपॉन BH एंड दिस इज इक्वल टू B साइन थीटा. ये राइट साइड की टर्म है B साइन थीटा और यहाँ क्या है? B cos थीटा. जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देते हैं. B से B कैंसिल. आपके पास क्या मिला? साइन थीटा अपॉन cos थीटा. क्या होता है ये? tan थीटा होता है जी. इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा आपके पास क्या है? BV अपॉन BH. ओके, और अगर आप थीटा निकालेंगे तो क्या करेंगे? थीटा करेंगे तो tan को उधर भेज देंगे और tan जब राइट साइड जाएगा तो वो इनवर्स हो जाएगा. tan इनवर्स BV अपॉन BH. तो यहाँ पर जब आप BV और BH की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से कितनी डायरेक्शन पर है. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है किसका? भाई ये थीटा क्या है हमारे पास? व्हाट इज दिस? दिस इज द एंगल ऑफ डिप. ये एंगल ऑफ डिप है और एंगल ऑफ डिप के हमने 2 केसेस पढ़े हैं. क्या क्या? एक तो हमने पढ़ा है जी पोल्स पर, एट पोल्स, और दूसरा हमने किस पे पढ़ा है? इक्वेटर पर. ओके, और दोनों जगह थीटा की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है. तो हम क्या करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट में एक बार हम पोल्स को लेकर चलते हैं और एक बार हम किसको लेकर चलते हैं? इक्वेटर पर. ओके, तो उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. केस फर्स्ट हमारे पास हो गया है एट पोल्स. पोल्स पर
आपके पास थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। ओके, सो साइन थीटा बिकम्स इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा बिकम्स इक्वल टू 0। तो आपके पास बी एच की वैल्यू क्या हो गई है 0, क्योंकि वहां पर कॉस थीटा होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया है बी, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा होता है, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 1। और कॉन्सेप्ट आया आपके पास, यानी कि बी जो है वो किसके इक्वल होता है वर्टिकल कंपोनेंट के। जितना भी आपके पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल होगा। और इसके बाद हम अगर सेकंड केस की बात करें, केस नंबर सेकंड, वो हम किस पे बात करेंगे एट इक्वेटर पर। ओके, इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन पर थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री होती है ना, थीटा 0 डिग्री। दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू 0 एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। तो आपके पास बी एच यानी कि बी कॉस थीटा, और थीटा हो गया है और कॉस थीटा हो गया है 1, तो बी एच इक्वल्स टू बी। और ऐसे ही अगर आप बी वी कैलकुलेट करें तो वहां बी साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो रिजल्ट आपको क्या मिला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है रिजल्टेंट वो किसके इक्वलेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वलेंट होता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अर्थ की बात कर रहे थे उस अर्थ में यहाँ पर हमारे पास ये जो पोल्स होते हैं ये मैग्नेटिक एस पोल और ये नॉर्थ पोल। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक इक्वेटोरियल, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक नीडल कैसी होती है हॉरिजॉन्टल होती है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होती है, इसका मतलब सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसकी वजह से है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से है। ओके, और अगर हम इन पॉइंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वर्टिकल होती है हमारी मैग्नेटिक नीडल वो किसको रिप्रेजेंट करती है, कि इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसकी वजह से है वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर, इस स्टेज पर आकर हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपने इस टॉपिक को काफी अच्छे से एंजॉय किया है और आपको ये अच्छे से समझ में भी आया है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।